हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य का जेआरएफ नेट का जो पेपर हुआ था जून 2019 में, 25 जून को ये पेपर हुआ था, उसका ये सेकंड पेपर मैं आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध करवाने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, यदि आप जेआरएफ नेट, पीजीटी या टीजीटी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका जो विषय है वो हिंदी साहित्य है, तो देन ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि पूरा सिलेबस लगभग हर एग्ज़ाम में ही आता है हमारे। जैसे पीजीटी का भी अगर आप डीएसएसबी पीजीटी का एग्ज़ाम जो अभी हाल फिलहाल में कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, वो भी जल्दी ही अक्टूबर तक ये ले लेंगे। तो अपने पास जो है अभी पर्याप्त समय है और पर्याप्त समय के रहते हम अपने समय को खराब नहीं करेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले डीएसएसबी के कॉमन पेपर भी उपलब्ध करवा दिए हैं। डीएसएसबी का मैंने आप लोगों को पीजीटी हिंदी का भी पेपर उपलब्ध करवा दिया है, जिसमें शिक्षण अभिरुचि की एक वीडियो मैंने अलग से उपलब्ध करवाई है, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिए। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पीजीटी के एग्ज़ाम में भी हमारे एमए लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे जेआरएफ नेट में जो है एमए लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही पीजीटी में भी पूछे जाते हैं और टीजीटी में भी कई बार रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको पेपर ज़रूर लगाना है। तो आप जो है ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी, आधे घंटे में, आधे घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, मुश्किल से 35 मिनट में लूँगी, उसी में ये जो है आपको पेपर में वन लाइनर फॉर्म में उपलब्ध करवाने आपको जा रही हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक केवल सुनते रहिएगा और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो भी आप लगा लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। इन पंक्तियों में वर्णन है। यहाँ पे रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन है। रश्मि रथी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक सब पर के बंधन से छूट जाता है। देखिए, साधारणीकरण पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो क्वेश्चन है साधारणीकरण का आप ध्यान रखिएगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है? सन 1936 में। ये जो है पीजीटी नवोदय के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आपने लगाया होगा 2018 का। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना है, तो यहाँ पर आलोचना विधा की इनकी कौन कौन सी है? कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, याद रखिएगा। सखी नील नभ ससर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। इन पंक्तियों में हंस अलंकार से संबंधित है, रूपक अतिशोक्ति अलंकार। ये पंक्तियाँ किसकी है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। चलिए अगला कुछ संस्थाएं दिया हुआ है और उनके प्रवर्तक दिया है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। पहली संस्था है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय थे। फिर प्रार्थना समाज, एमजी रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। और सत्य शोधक समाज, महात्मा फुले इनका नाम दिया गया। इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की इस पहेली से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय होगा कुआं। ये नेट में पूछ लेता है, बट आपसे पीजीटी टीजीटी में कैसे पूछ सकता है? ये पंक्तियां आपसे पूछ सकता है। तौलिया शब्द किस भाषा का है? तौलिया शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का है। ये पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। कैंची भी किस भाषा का शब्द है? ये भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, दोनों याद रखिएगा। गैंग्रीन कहानी की मालती नामक लड़की बचपन में कैसी थी? वो उद्दत और चंचल थी और चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। गैंग्रीन कहानी मुझे बताइए किसकी है? बहुत ही फेमस कहानी है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक है। इनकी जितनी भी इन्होंने किसी के बारे में कुछ भी बोला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास करें। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का क्या उद्देश्य माना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उस पर टिप्पणी किसने की है? नामवर सिंह ने की है। क्या बताया उन्होंने इस रचना को? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, ठीक है। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं क्या है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभाव प्रस्तुतिकरण और मध्यकालीन धर्म अंधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति, ठीक है। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिरतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में यह विचार किसका है?
किन्होंने बताया? ये जैनेन्द्र कुमार जी ने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन मुँह चाही किन्नी को, दरस परस दिन राती करती, कहना प्यारो पी को। इन पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने जिस भाव की अभिव्यक्ति की है वो है असूया भाव। ठीक है, गांधीवाद के संदर्भ में कथन है, इनके विचारों का सोर्स दैनिक साधना है, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, और इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं सही है। जबकि कथन इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है, यह कथन सही नहीं। कथन और कारण का प्रश्न है, इसमें केवल कथन सही दिया गया था। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की को अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को जिस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है वह है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये साइंस का भी एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं। माँ और बेटी में अटेंशन, पिता की अटेंशन पाने के लिए बेटी अलग से प्रतिस्पर्धा करती है, और माँ जो है अपने पति की अटेंशन पाने के लिए वो अलग से प्रतिस्पर्धा करती है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की कितनी संख्या मानी है? 10 मानी है। ये जो है KVS के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाली को सपूत कपिपुल परहुत रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। ये काव्य पंक्ति किसकी है? सेनापति जी की हैं। चलिए अगली कुछ रचनाएं हैं। काव्य प्रकाश किसकी है? चिंतामणि की है। ठीक है, जब व्यक्ति को चिंता होती है तो फिर काव्य का प्रकाश हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। और जो मति में हमेशा हमारे क्या छाया रहता है? रस। रस हमारी जो बुद्धि है, मति का अर्थ क्या होता है? बुद्धि होता है, तो बुद्धि को रस चाहिए होता है। ठीक है, देवता लोग जैसे इंद्र जी को देख लेंगे, रस विलास में हमेशा खोए रहते हैं। फिर भिखारी दास जी आते हैं जो रस का सारांश कर देते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेट JRF ने पता नहीं कितनी बार पूछा है इस क्वेश्चन को। द्रौपदी 1972 में, 8वां सर्ग 1976 में, शकुंतला की अंगूठी 1990 में, और रति का कंगन 2011 में। तो सुरेंद्र वर्मा के इन सभी नाटकों को आप याद रख लीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा की रचना है, तो इसलिए आप जो है सुरेंद्र वर्मा के ये ध्यान रखिएगा कि ये नाटक दिए गए हैं, उपन्यास नहीं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरण कृतियों का अनुक्रम। अगला क्या है? संस्मरण। सबसे पहले है संस्मरण कौन सा? स्मृतिकर्ण है, फिर हम हशमत है, फिर लीक अलिक है, और वन तुलसी की गंध है, जो कि कुबेरनाथ की 1984 में लिखी गई थी। दोनों का हट था दुर्विनार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की इन पंक्तियों का आशय क्या है? देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। अगली जो पंक्तियां हैं वो आचार्यों से संबंधित है। शरीरम तावम दिष्ट अर्थ वच्छनी पदावली, ये किसकी है? दंडी की है। दंडी शरीर को दंडित करते हैं। इस तरीके से शरीरम से जो भी पंक्ति शुरू होगी वो याद करिएगा, दंडी। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधाम। ठीक है, अगला गद्यम पद्यम जहाँ पर भी आपको दिखेगा दोनों विधाओं को भामा जी ने बताया है। अगला वामन, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। तो काव्य की शोभा जो है वामन लोग नहीं बढ़ाते हैं। वामन का अर्थ होता है उल्टी बुद्धि। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। क्षेमेंद्र, जो उचित करते हैं अनुचित करते हैं उनको हमेशा क्षमा कर दिया जाता है। तो क्षेमेंद्र ने जो है कौन सी पंक्ति की है? अनाउचित धृत्य नानत रस भंग से। तो ये आप याद रखेंगे, अनाचित यानी जो अनुचित करता है उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला जो है लाला श्रीनिवास दास जी ने जिन विधाओं में लिखा है, लाला श्रीनिवास ने नाटक और उपन्यास के उसमें लिखा है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपने आप को उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। ये वक्तव्य किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया और विज्ञान गीता बहुत बार पूछी गई है। हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल वाक्य का क्या संबंध है? उन्मुक्त काव्य रचना से है। चलिए अगला जो है पंक्तियां दी गई है। तोरी मननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी गए मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र के अनुसार इस दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर क्या थे? आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाए। प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। इस तरीके से चलिए, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम होता है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में जिस पात्र द्वारा कही गई है वो मालती के द्वारा कही गई है। मालती जो कि शहरी जीवन से को उद्घाटित करती है। प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान।
पुष्पदंत द्वारा रचित रचना है जसहर चरियू, ध्यान रखिएगा। निराला जी पर बंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक विलक्षणा लाने की प्रवृत्ति इनमें इतनी नहीं पाई जाती जितना प्रसाद और पंत में। यह कथन किसका है? ऐसे कथन कौन कह सकते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह सकते हैं। चलिए अगली रचनाएं हैं और उनका ईयर दिया गया है। मोहन राकेश की डायरी 1985 में लिखी गई थी। डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज की डायरी 1958 और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। ये डायरी विधा से प्रश्न पूछा गया है। इन डायरी को सबको पता होना चाहिए कि किस किसने लिखी है। ठीक है, अग्रदास की रचना नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें याद रखना, उसने नहीं पूछा, तो रूप मंजरी इनकी नहीं है। रूप मंजरी किसकी है? नंददास जी की है। इनकी बाकी याद कर लेंगे। ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी इनकी रचनाएं हैं। यही सच है कहानी किसकी है? ये मनु भंडारी की है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पुनर्जागरण से संबंधित पहली किसको माना है? मेघनाथ वध को रामस्वरूप चतुर्वेदी का लिखा गया है, ये बोला गया है ये। ठीक है, और मेघनाथ वध किसकी रचना है? माइकल मधुसूदन की रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अवस्थ निठिराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन किसका है? ये राजा निर्बंसिया का है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ये है अमीर खुसरो की। और ये KVS के एग्जाम में भी ये पंक्तियां पूछी गई है, ध्यान रखना, KVS के एग्जाम में ये पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम। महेश राम, जियावन, अभिमन्यु, अनंत, रामदेव, धुरंधर और महात्म सिंह में से प्रवासी लेखक कौन है? मॉरिशस का जो नहीं है, महात्म सिंह जी नहीं है। कुमार रविंद्र, गिरिधर राठी, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वरी तिवारी में से जिनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। नवगीत विधा से नहीं पूछा है, तो किसका नहीं है? गिरिधर राठी जी का नहीं है। बाकी याद रख लीजिएगा, कुमार वीरेंद्र, ठीक है, कुमार रविंद्र, वीरेंद्र और माहेश्वरी तिवारी। ओके, ये याद रखिएगा। नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है, कला के लिए कला। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि उपनिषदवादी दौर की उपज है। ठीक है, ऐसा किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है भक्तिकाल के। उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है, ये गलत है। ठीक है, एक सही है और एक गलत है। चलिए, कविता केवल वस्तुओं के रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत क्रम और मनोवृत्ति के संदर्भ में भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। सही बात है, वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर शव नोचते कुत्तों के ऐसा कुछ भी नहीं है। विभत्स रस का भी जो है कविताओं में हमें भरपूर आनंद देखने को मिला है, तो ये सही है और गलत है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। सही बात है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। ये इसमें जो है इसका तर्क गलत दिया गया है। ठीक है, तर्क इसका गलत दिया गया है, ये सही है और गलत है। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, शाश्वत का गुण काल जय कृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता, तो दोनों ही इसमें गलत होंगे। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा, वो किसी को देखकर नहीं लिखी जाती। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। सही बात है, कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। रियल लाइफ पर भी बहुत सारे काव्यों की रचना होती है। ठीक है, तो ये सही है और गलत है। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया। सही बात है, यही बिंब का उद्देश्य होता है। इसका कारण देखते हैं। बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए, ये गलत है। बिंब में जो है बहुत सारी कल्पनाओं का भी सहारा लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में क्या सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने रहीम जी के बारे में बोला। ये पंक्तियाँ आगे भी पूछी जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ उपन्यास दिए और उनका कथा सोर्स पूछा गया है कि उनका कथा सोर्स क्या है। ओके, चलिए, अनामदास का पोथा उपनिषद काल से लिया गया है। पुनर्वा 4वीं शताब्दी, बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं से 7वीं शताब्दी और चारू चंद्रलेख 12वीं से 13वीं शताब्दी। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा भारत भूषण अग्रवाल में से वह कवि जो उत्तर छायावाद
से संबंधित है। उत्तर छायावाद, छायावाद के जो बाद आता है उत्तर छायावाद, रामेश्वर शुक्ल अंचल और बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला कुछ ग्रंथ पूछे हुए हैं और उनके रचनाकार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाश्चात्य साहित्यों से पूछा जाता है। ये सबकी रचनाएं जो है आप सभी रट लीजिए। डीएसएसबी, पीजीटी एंड टीजीटी एग्जाम के लिए भी, पीजीटी में तो मस्ट है ये, और नेट जेआरएफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अगर आप यूपी का जीआईसी का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पेरी एप्सुस, पेरी एप्सुस किसकी रचना है? लॉन्जाइन्स की रचना है। द सेक्रेट वुड, टीएस इलियट, ठीक है। इडियट लोग जो है सेक्रेट वुड रखते हैं। पोएटिक्स अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया, लिटरेरिया इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, लिटरेरिया कोलरिज, लिट का जो कलेजा है वो निकाल लिया गया है, इस तरीके से याद कर लीजिए। अपने सहूलियत के लिए आप किसी भी प्रकार से कोई कोड बना सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में जिस छायावादी कवि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है वह है महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण माना है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का यह संवाद किसका है? विदुर जी का है। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर जिस संप्रदाय के वैष्णव हुए थे वो थे निम्बार्क संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान, और इनसे संबंधित उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सुजान विनोद घनानंद जी की महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो इनकी जो प्रेमिका है सुजैन, उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया था, तो ये वहाँ से विरक्त होकर चले जाते हैं और संप्रदाय, कौन से संप्रदाय में मिल जाते हैं? निम्बार्क संप्रदाय में मिल जाते हैं, ठीक है। राजस्थानी बोली नहीं है ये पूछा है, तो देखिए हम याद कर लेते हैं कौन कौन सी राजस्थानी बोली, कौन कौन सी है? मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती, शेखावटी, ठीक है। ये वहाँ पे सारे एरिया हैं। महादेवी वर्मा का गीत मैं नीर भरी दुख की बदली जिस काव्य संग्रह से संबंधित वह है सांध्य गीत। सांध्य गीत इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो इनकी ये पंक्तियां हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, कहाँ से लिया गया है? सांध्य गीत से। काव्य भाषा के संदर्भ में वह मान्यता जो वर्ड्सवर्थ की नहीं है, नहीं पूछा था। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आप देख सकते हैं कि नेट 2019 के पेपर में लगभग जो पंक्तियां पूछी हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पूछी गई हैं। तो आप इन सभी पंक्तियों को, सारे पेपर की पंक्तियों को एक जगह पर लिख ले, ये आगे भी कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएंगी। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम जिस राजनीतिक दल का सदस्य था वह था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का अगला भी जो है रामचंद्र शुक्ल का है, देखिए। उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के जिस प्रकरण में है वह प्रकरण 4 है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह कथन कहाँ से लिया गया है? यह कछुआ करम जो है कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, निबंध है ये कछुआ कर्म, तो वहाँ से ही इनकी कहानी ये निबंध से लिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक महत्वपूर्ण कहानी भी है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी वो इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। जन्म काल के आधार पर हमें बताना है। सबसे पहले आएंगे केशवदास 1555 में, फिर बिहारी जी 1595 में, फिर मतीराम जी और फिर घनानंद जी, ठीक है। मतीराम जी का 1617 में, घनानंद का 1689 ईस्वी में। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रापता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? आचार्य भट्ट लोलट जी ने किया था। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किसका है? फिर से पूछ दिया, रामचंद्र शुक्ल का। देखिए रामचंद्र शुक्ल के कम से कम आप लोग अगर नोटिस करेंगे 10 सेंटेंस अभी तक पूछ दिए गए हैं। तो आप लोग इनके जो भी आपके सामने इनसे संबंधित कुछ भी व्याख्या ये करते हैं उनको एकदम रट लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करने वाली रचना है भोला राम का जीव और जामुन का पेड़, ठीक है। तो भोला राम का जीव किसकी है? ये श्री राम वर्मा की है शायद, ये
भोला राम का जीव। ठीक है, जामुन का पेड़ बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में किसकी है। मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में अपनी आपका बंटी उपन्यास की विभिन्नता समीक्षाओं में जिस पक्ष को उपेक्षित मानती है वह है मुख्य स्त्री पक्ष। पात्र स्त्रीत्व। तुम कनक का किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते ही क्यों हो, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने ही रहते क्यों हो। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से ली गई है। नाटक है ये इनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की जिस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है वह इसकी कथा वस्तु के एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का माना जाता है खड़ी बोली की पहली रचना है इसको। इस समय तो भारतीय पुरुष विद्यार्थियों ये भोला राम का जो जीव है ये एक व्यंग्य रचना है और ये श्री राम की नहीं है, ये एक हरिशंकर परसाई जी की है। हरिशंकर परसाई जी ने काफ़ी सारी व्यंग्य रचनाएं लिखी हैं, उन्हीं की ये भोला राम का जीव है। ठीक है, चलिए अगला जो है आचार्य रामचंद्र ये हो गया। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को पालता है और पालित पशु पक्षियों के समान ही उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। जनमना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन जी ने ये किसके बारे में कहा है? नागार्जुन जी के बारे में कहा है। नागार्जुन जी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, महत्वपूर्ण लेखक हैं। अगला जो है कुछ लोक मंचीय रूप दिए हुए और उपरांत दिए गए। सांग कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है। विदेश या बिहार में, माच मध्य प्रदेश में और ख्याल कहाँ पर आते हैं? राजस्थान में आते हैं। रोमा रोला की जीवनी प्रकृति है। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, याद रखिएगा। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने यह बात जिस रीतिकालीन कवि के लिए कही है, महाराजा जसवंत सिंह जी के लिए ये बात कही है और ये केवीएस के नवोदय के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम है गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और मानस का हंस। मानस का हंस जो है तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है, जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। भूले बिसरे चित्र किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः देही ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्ति होता है। तुलसीदास के विषय में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है? नेपाली। आप याद रख लीजिएगा इसको, नेपाली जो है महत्वपूर्ण, तीनों भाषाओं को एक साथ याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है 71वां अमेंडमेंट। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इस भाषा को जो है शामिल किया गया था। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो आप अच्छे से, हिंदी वालों को तो ये पता ही होना चाहिए कौन सी भाषा को कब शामिल किया गया था। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान में निर्धारित किया गया, आर्टिकल 351 में किया गया है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की जिस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर किया गया था वो कौन सी थी? जूही की कली। जूही की कली याद रखिएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जूही की कली को छापने से मना कर दिया था, अश्लीलता का आरोप लगाया गया था इस पर। बाद में इसका इतना सारा रूपांतरण भी हो गया था। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने जो सामान न लादने की कसम नहीं खाई वह है दुल्हन की डोली। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। इस पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं वो भी। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। यह पंक्तियाँ किसकी है? कवि धूमिल जी की हैं। आगे रचनाएं दी गई है। जूही की कली 1916 में, भारत भारती 1912 में लिखी गई है। प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का है, 1914 में लिखी गई है। प्रथम रश्मि 1919 में लिखी गई है। तो ये सभी याद रख लीजिएगा। क्या स्त्री होना पाप है? यह संवाद कौन सी कहानी से लिया गया है? आकाशदीप कहानी से लिया गया है। और आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। चलिए, रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम है। पहले सबसे पहले नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी का है। ठीक है। काव्य का अलंकार किसने माना है? ये भामा ने माना है। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। ठीक है,
ये ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है, ये इसका मैं भूल गई हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है। शायद से आनंदवर्धन है ध्वन्यालोक के, ठीक है। और औचित्य के जो हैं वो कौन है, क्षेमेंद्र जी हैं। तो आप इन चारों को तो याद कर लीजिए, क्षेमेंद्र जी को सुना होगा। जो लोग उचित नहीं करते या जो उचित होते हैं उनको क्षमा कर दिया जाता है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ध्वनि संप्रदाय से संबंधित कौन है, आनंदवर्धन है। आनंद से जो है हमें ध्वनि आती रहती है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगला जो है काव्य पंक्तियाँ दी गई है। मैं वक्ता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ गाली, ये किसकी है, श्रीकांत वर्मा की रचना है, पंक्तियाँ हैं। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविताएं कविता पेट से सुनी जाती हैं, ये किसकी है, धूमिल जी की है। आज फिर शुरू हुआ जीवन आज, मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, रघुवीर सहाय। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के मैं नया कवि इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है, पंक्तियाँ हैं। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है, रामविलास शर्मा जी का है। नाबादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास में से कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में कौन शामिल नहीं है, नाबादास जी शामिल नहीं है। ये किस धारा से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह तथा अतीत की गौरव गाथाओं में से जो सहायक नहीं है वह है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। तमस जो है भीष्म साहनी जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है, राजनीतिक से संबंधित ये उपन्यास है। और ये DSSB के फीमेल के 2018 के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आलोचक जिनका संबंध मार्क्सवाद से है, मार्क्सवाद से संबंधित कौन है, शिवदान सिंह चौहान है। एक दो राइटर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सबसे पहले आते हैं सूरदास 1478 ईस्वी में, जायसी 1492 में, तुलसी 1554 में एंड रहीम 1556 ईस्वी में। राम और काम का द्वंद्व जिस उपन्यास में चित्रित हुआ है वो है मानस का हंस, जो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, जो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है और 1972 ईस्वी में अमृतलाल नागर द्वारा इसको लिखा गया था। कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार क्या है, कोलरिज का ध्यान रखिएगा। कोलरिज से संबंधित हमने एक लिटरेरिया, इनकी बुक थी लिटरेरिया, उसको याद किया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो उनकी ये पूछा, इनकी अवधारणा पूछिए, जयवादी सिद्धांत। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा, ये कथन किसका है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका में लिखा गया। आषाढ़ का एक दिन किसका है, मोहन राकेश का महत्वपूर्ण नाटक है। कली कौतुब के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कली कौतुब को आगे भी पूछा जा सकता है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंदा न होता सूर न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। ये काव्य पंक्तियाँ जिस कवि की हैं वो है नामदेव जी, याद रखिएगा, नामदेव जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। नामदेव महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संत कवि हुए हैं, ठीक है। आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा किसको कहा है, रस ध्वनि को कहा है। देखिए मैंने अभी बताया था ध्वनि किससे संबंधित है, आनंदवर्धन से संबंधित है। औचित्य जो है क्षेमेंद्र से संबंधित है। चलिए अगली जो रचनाएं हैं, प्राकृत प्रकाश वर रुचि की रचना है, श्रावक आचार्य देवसेन की रचना है, प्रबंध चिंतामणि हेमचंद्र की और कुमारपाल प्रतिरोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। तो आई थिंक आप लोगों को जो है अच्छी लगी होगी वीडियो। हमने जो है लगभग 28 मिनट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर लिए, 100 से ज़्यादा ही कर लिए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दें। और आप यदि आगे के भी पेपर चाहते हैं कि मैं आप लोगों को 2018, 17 यानी कि पूरे 2000 तक या 2011 तक के पेपर उपलब्ध करवाऊँ, तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए और अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को कृपया शेयर कर दीजिए।